नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा की मैथमेटिक्स में एक प्रदेश सब पर भारी है, उत्तर प्रदेश। और शायद इसीलिए कहा गया है कि जिसने यूपी जीता, जिसने उत्तर प्रदेश जीता, उसने देश जीत लिया। और शायद इसीलिए मोदी और अमित शाह हैं तो ये गुजरात के दोनों, लेकिन उत्तर प्रदेश की अहमियत को इन्होंने सबसे पहले पहचाना। और 2014 में, 2019 में इसी यूपी से थोक के भाव होलसेल रेट पर मोदी जी बोरे में भरकर सीटें यहां से ले गए। पहली बार 2014 में 73 सीटें ली और दूसरी बार 64 सीटें ली और आसानी से देश के दो बार प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन क्या तीसरी बार मोदी जी का सफर ऐसा ही रहेगा, या फिर मोदी जी के इस सबसे मजबूत किले पर, मोदी जी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट पर, मजबूत किले पर कोई आदमी सेंध लगाने जा रहा है? और जो सेंध लगाने जा रहा है उसको आप बखूबी पहचानते हैं। जी हाँ, ये साहब है नीतीश कुमार, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, असली चाणक्य। अब यूं तो नीतीश कुमार बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, मीडिया अटेंशन से थोड़ा दूर रहते हैं, मोदी जी की तरह हर वक्त कैमरे के सामने नहीं रहते। लेकिन दोस्तों, एक कमी भी है नीतीश कुमार में, और कमी यह है कि वो अपनी दिल की बातें अक्सर लोगों से साझा नहीं करते। और शायद इसीलिए कम लोगों को पता है कि नीतीश कुमार इस बार एक बड़ा धमाका उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं, एक बड़ा खेल यूपी में करने जा रहे हैं। और यह खेल कुछ ऐसा है जो तीसरी बार नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता रोक सकता है। अब नीतीश बाबू के इस बड़े खेल से तो आज मैं पर्दा हटाने जा ही रहा हूं, लेकिन मैं दोस्तों चंद सेकंड आपसे चाहता हूं यह बताने के लिए कि पिछले साल भर से, फॉर द लास्ट 1 ईयर, नीतीश बाबू किस तरह मोदी जी के अरमानों पर ग्रहण बनते जा रहे हैं। आप यूं कह सकते हैं कि मोदी जी के लिए नीतीश कुमार अब एक फोबिया है। नीतीश कुमार के नाम से जैसे मोदी जी घबराने लग जाते हैं। और इस घबराहट की वजह मैं आपको आज 4 कारण बताने जा रहा हूं। 4 रीजंस, 4 बड़े कारण जहां मोदी के रास्ते में वो सिर्फ एक बैरियर नहीं बने, मोदी जी के ग्रहों पर, मोदी जी के भविष्य पर ग्रहण बनते जा रहे हैं नीतीश कुमार। पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 1 यह है कि अगस्त 2022, पिछले साल अगस्त 2022, जिस दिन मोदी जी का दामन छोड़ा नीतीश कुमार ने और लालू से हाथ मिलाया, मोदी जी का बिहार का खेल आधा वहीं खत्म हो गया था। वो 40 सीटें बिहार की, जहां से 39 सीटें मोदी जी जीत के ले गए नीतीश के साथ, आज वही बिहार जैसे उनके हाथ से निकल रहा हो। पॉइंट नंबर 2, क्यों नीतीश कुमार से घबराते हैं मोदी, क्यों वो एक तरह से फोबिया है। पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 ये है कि पिछले कई बरसों से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम विपक्ष के नेता कोशिश कर रहे थे कि सारे अपोजिशन को एक किया जाए, लेकिन एक हो नहीं रहा था कोई। और तब नीतीश कुमार मैदान में कूदे और इसी साल उन्होंने ममता बनर्जी को समझाया, इसी साल उन्होंने अरविंद केजरीवाल को समझाया, उन्होंने कई लोगों को समझाया जो कांग्रेस के साथ बात करने में कंफर्टेबल नहीं थे, एक मंच पर बैठ नहीं सकते थे, एक मेज पर आमने सामने बात नहीं कर सकते थे, आंखों में आंखें नहीं डाल सकते थे। नीतीश कुमार ने केजरीवाल को भी कन्विंस किया, नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी को भी कन्विंस किया, और फिर नीतीश कुमार ने दोनों की मीटिंग कराई, राहुल गांधी और खड़गे से, और उसके बाद पूरे देश के विपक्ष को अपने ही पटना में इकट्ठा कर दिया एक छतरी के नीचे। यानी ये जो अलायंस है, ये जो इंडिया अलायंस है जिससे मोदी जी घबरा रहे हैं, इसके सूत्रधार नीतीश बाबू हैं। घबराहट का कारण नंबर 2, और कारण नंबर 3 है कास्ट सेंसस। और ये कास्ट सेंसस राजनीति का वो तुरुप का पत्ता है जिसने मोदी जी के वोट बैंक में पिछले 9.5 साल में पहली बार सेंध लगा दी।
वो जो ओबीसी बैंक था, वो जो आप कह सकते हैं पूरी बुनियाद जहां खड़ी करी थी मोदी जी ने, जिस ओबीसी हिंदुत्व प्लैंक पर, जहां पर 40-45% वोट खींच के ले जा रहे थे मोदी जी, उसी पे सेंध लगा दी कास्ट सेंसस। पॉइंट नंबर 3। और आजकल मोदी जी को समझ नहीं आ रहा है कि इसका जवाब कैसे दें। और पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 वो है जो शायद आने वाले दिनों में मोदी जी की घबराहट को और बढ़ा सकता है, उनकी नींद में और ज्यादा डिस्टरबेंस पैदा कर सकता है। और ये पॉइंट नंबर 4 ये है कि नीतीश कुमार अब उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। और अगर उत्तर प्रदेश से नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं, जहां से मोदी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं पिछले 2 बार से, 14 में और 19 में, अगर वहीं से नीतीश कुमार भी चुनाव लड़ते हैं, तो एक ऐसा समीकरण बनेगा वोट का जिसे तोड़ना मोदी जी के लिए मुश्किल ही नहीं, कहीं कहीं नामुमकिन हो सकता है। अब दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस के जो पार्टनर हैं, चाहे उसमें राहुल गांधी का नाम ले लीजिए, अखिलेश यादव का नाम ले लीजिए, जयंत चौधरी का नाम ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के जो भी बड़े नेता हैं, वो चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से आए, चुनाव लड़ें। और उनके लिए फूलपुर कंस्टिट्यूएंसी है, कुर्मी डोमिनेंट बेल्ट है ये, नीतीश कुमार कुर्मी है और उस बेल्ट में 5-6% से ज्यादा कुर्मी। वो चाहते हैं कि फूलपुर से, जी हाँ, फूलपुर से नीतीश कुमार चुनाव लड़े। और बड़ी ऐतिहासिक सीट है, इस देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से 3 बार चुनाव लड़े और वहीं से अब नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया। अब जैसे मैंने आपको पहले कहा कि नीतीश कुमार दिल की बातें जल्दी साझा नहीं करते, लेकिन फिर भी सूत्र बता रहे हैं कि दिवाली के बाद, नवंबर के बाद हो सकता है नीतीश कुमार मन बनाए और ऐलान करें कि वो चुनाव लड़ेंगे। और ये जो फूलपुर की जो सीट है, ये सटी हुई है मोदी जी की बनारस की सीट से। आप सोच लीजिए कि मोदी भी जहां से चुनाव लड़ेंगे उससे कुछ दूर पे नीतीश कुमार होंगे। और एक ऐसा समीकरण होगा जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खेल बदलेगा। और जहां तक सीटों की गिनती का सवाल है, मोदी जी के लिए एक बड़ी चोट होगी। और लोग कह रहे हैं कि जिस दिन नामांकन भरा नीतीश कुमार ने, उसी दिन खतरे की घंटी बज जाएगी मोदी जी के लिए। अब दोस्तों, अगर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं तो फिर इंडिया अलायंस को क्या लाभ है, क्या फायदा है, और बीजेपी को क्या नुकसान है, मोदी जी को क्या नुकसान है? मुझे लगता है कि 3-4 पॉइंट समझते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं बड़े खुलासे की तरफ। पहला फायदा यह है कि ये जो सीट है फूलपुर पूर्वांचल में, यहाँ पर पिछड़ा और अति पिछड़ा, ये जो राजनीति है बड़ी सक्रिय राजनीति है, बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स है, सोशल जो इक्वेशंस हैं, सामाजिक समीकरण आप कह सकते हैं कि उसकी जमीन है। और नीतीश के आने से एक बड़ा फेस, समाजवादी चेहरा, एक बड़ा समाजवादी चेहरा जब आएगा, तो इससे कहीं ना कहीं वो अति पिछड़ा जिस पर मोदी जी घात लगाकर बैठे हुए 2014 और 19 में, उसमें सेंध लगेगी, उसमें दरार लगेगी। और जहां तक कुर्मी वोट की बात है, जो मैंने पहले कहा कि 5 से 6% कुर्मी का एक ध्रुवीकरण होगा। और आप इसका जो एक इफेक्ट देखेंगे वो ये देखेंगे कि ईस्टर्न यूपी में ये कम से कम 20 से 25 सीटें सीधे सीधे प्रभावित होंगी और ये लॉस बीजेपी का होगा। एक और चीज कि अगर इस तरह का सामाजिक समीकरण बनता है जहां जयंत चौधरी, राहुल गांधी, खड़गे, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ये सब एक साथ आते हैं, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है जिस पर बात हो रही है और मैं आगे बताऊंगा आपको, कि मायावती भी इंक्लाइंड हो सकती है, क्योंकि मायावती आज की तारीख में अपनी वोट की विरासत बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। तो इसलिए मायावती भी आ सकती हैं आचार संहिता लगने के बाद। जब तक सीबीआई और ईडी का डर है, हो सकता है मायावती ना आए। तो मायावती अगर आती हैं तो ये जो समीकरण है वोटों का, ये और पक्ष में जाएगा इंडिया अलायंस के। और अगर ऐसा सब कुछ हो जाता है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो एक चीज निश्चित है कि बीजेपी की जो बढ़त है वो रुकेगी, यूपी में ही रुक जाएगी। और अगर बीजेपी जो पिछली बार 64 सीटें लाई एसएनडीए, उससे पहले 73 सीटें लाई, अगर वो 50 सीट पर आती है या बीजेपी कहीं ना कहीं 45 सीट पर आती है, तो आप मान के चलिए कि 30-35 सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। और इन सीटों की भरपाई
कहीं से नहीं हो रही। उसकी वजह है, और वजह यह है कि महाराष्ट्र जो है वहां पर मोदी जी का साथ छूट गया। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे साथ नहीं है, और जिस तरह से महाविकास अघाड़ी प्रेशर बना रही है बीजेपी पर, तो महाराष्ट्र से रिकवरी हो नहीं सकती, बल्कि महाराष्ट्र खुद लॉस में जा रहा है इन टर्म्स ऑफ बीजेपी। और अगर आप बिहार देखें, जहां 40 में से 39 सीट ले गए थे, नीतीश कुमार आज मोदी जी के साथ नहीं, लालू और नीतीश साथ में, तो वहां भी लॉस है। बंगाल में ममता पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। कर्नाटक में बीजेपी और ज्यादा कमजोर हो गई इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद, जो बुरी हार मिली। कुल मिलाकर अगर उत्तर प्रदेश में लॉस हो रहा है 30-35 सीटों का, तो इसकी रिकवरी कहीं से नहीं हो रही। अब दोस्तों, अगर नीतीश कुमार आते हैं और उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं बिहार के साथ साथ, तो फिर होने क्या जा रहा है? देश के सबसे बड़े प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा सीटें, मुझे लगता है, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सीधे चलेंगे प्रोफेसर रविकांत जी के पास लखनऊ, और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन यूपी अगर नीतीश वहां पर आते हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। क्या वाकई रास्ते बंद होने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए 2024 के? इसकी जो एक जमीनी हकीकत है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रोफेसर साहब बहुत आसानी से समझते हैं और समझाते हैं, आपको एक बार उनको जरूर सुनना चाहिए। मेरा पहला सवाल प्रोफेसर साहब ये है कि अगर नीतीश कुमार फूलपुर, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से चुनाव लड़ते हैं, वो फूलपुर जो नेहरू की सीट रही है, देश के पहले प्रधानमंत्री की, उस सीट से अगर वो लड़ते हैं फूलपुर से, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इससे क्या नुकसान होने जा रहा है? इंडिया अलायंस को क्या फायदा होने जा रहा है? और फूलपुर की जो सीट है, ये मोदी जी की जो बनारस की सीट है, ज्यादा दूर नहीं है। तो दो बड़े नेता, एक नेता एनडीए का, एक नेता इंडिया अलायंस का, 2024 में एक ही रणभूमि से उतरने जा रहा है उत्तर प्रदेश की। आपको क्या लगता है, इससे क्या फर्क होगा? देखिए, फूलपुर लोकसभा सीट से लड़ने का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है, और जो जातीय राजनीति का गणित है उस हिसाब से भी बेहद बेहद आप ये कहें रणनीतिक है। तो आपने जिक्र किया ही कि जवाहरलाल नेहरू की वो सीट है, लगातार 3 चुनाव वो जीते हैं। उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित, और फिर 1984 में कांग्रेस के रामपूजन पटेल वहां से चुनाव जीत चुके हैं। यानी कुर्मी जाति से आने वाले रामपूजन पटेल, और अब नीतीश कुमार अगर वहां पहुंच रहे हैं, तो उसके 2 बड़े कारण मुझे दिखाई पड़ते हैं कि एक तो बिहार और उत्तर प्रदेश, सब जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता तो उत्तर प्रदेश लखनऊ से होकर के जाता है, मोदी जी को गुजरात से यहां आना पड़ा। नीतीश कुमार यहां आते हैं तो ये जो इलाहाबाद है वो दूसरी तरफ तो बुंदेलखंड से भी लगता है, इधर पूर्वांचल से लगता है, तो वहीं पर योगी आदित्यनाथ भी हैं, नरेंद्र मोदी भी हैं, उनको घेरेंगे वो। और जो 5 से 6% मतलब कह रहे हैं कि एक तीर से 2 निशाने, उधर योगी आदित्यनाथ को भी गोरखपुर में और इधर बनारस में मोदी जी को, आप ये कहना चाह रहे हैं? कई निशाने हो रहे हैं, 2 ही नहीं है, 5 से 6% कम से कम कुर्मी वोट है उत्तर प्रदेश में, जो कि अभी आंकड़े नहीं है, तो मैं मिनिमम 5 से 6 है। और ये हर बेल्ट में मौजूद है। आप चले जाएंगे बुंदेलखंड में वो निरंजन कहा जाता है, कानपुर में आएंगे तो वो आपका कटिहार हो जाता है, इलाहाबाद बाराबंकी में वो बर्मा लिखता है, रोहिलखंड में जाएंगे तो वो आपका सेहतवार गंगवार है, पूर्वांचल में वो चौधरी कहलाता है। ये जो गोलबंदी है, जाते हैं कहीं पटेल है, पटेल तो सब जगह लिखते कई। तो ये जो कुर्मी वोट है, जो अभी अनुप्रिया पटेल के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अनुप्रिया पटेल के पिताजी सोनेलाल पटेल कांशीराम साहब के साथ उन्होंने काम किया है, तो कुर्मी उत्तर प्रदेश का अंबेडकराइट भी है। यानी आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ वो उसे जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी भले ही वो एंटी यादव पॉलिटिक्स के चलते वहां हो। जैसे ही नीतीश कुमार आते हैं, ये समूचा कुर्मी वोट बैंक शिफ्ट करेगा इंडिया अलायंस के साथ, और उसमें भारतीय जनता पार्टी चारों खानों चित होगी। दीपक जी, क्या बचेगा उसके पास फिर ओबीसी में? चारों खाने चित होगी उत्तर प्रदेश में, कोई बेल्ट नहीं बचेगी जहां पे वो अपने आप को बचा सके।
नहीं तो आप क्या बुंदेलखंड से कॉम्बिनेशन लेकर के देख रहे हैं? पूर्वांचल तक। आपका ये मानना है कि अगर हम जातीय समीकरण देखें उत्तर प्रदेश के, जो हमेशा से डिसाइसिव होते हैं, निर्णायक होते हैं, यानी जो यादव और मुस्लिम है वो साथ में ही है क्योंकि समाजवादी पार्टी साथ में है, उधर से जो जाट है वो जैन चौधरी लेके आ रहे हैं आरएलडी से, पश्चिम से, और अगर आप देखें कि कुर्मी इसमें जुड़ता है और फिर और तमाम छोटी छोटी जातियों के जो नेता हैं समाजवादी पार्टी में वो पुश करते हैं, तो आपको ताना बाना क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है उसमें एक्सपेंशन है? क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि मुस्लिम लीडर इस बार एक मुश्त वोट करने जा रहा है, तो अगर मुस्लिम का बेस वोट मान के चलिए 19% या 20%, और उसके साथ यादव वोट जुड़ता है और बाकी वोट जुड़ते हैं, और फिर ये कुर्मी वोट भी आ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि एक डेडली कॉम्बिनेशन है ये? डेडली। और ये सिर्फ कुर्मी वोट का सवाल नहीं है। आप नीतीश कुमार की पर्सनालिटी को देखें तो उन्होंने बिहार में कर्पूरी ठाकुर के फॉर्मूले को लागू किया, जिन्होंने महादलित अलग किया और अति पिछड़े को अलग से उन्होंने रिजर्वेशन दिया। तो जो बीजेपी की ताकत है, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि असली ताकत तो उसकी अति पिछड़ा है और नॉन जाटो दलित है, नीतीश कुमार ये 2007 से काम कर रहे हैं। उन्होंने महादलित विकास मिशन बिहार में 2007 में बनाया था, और मोदी जी के तब सोच में भी नहीं होगा। नीतीश कुमार उस समय से ये काम कर रहे हैं, तो जो बीजेपी का आधार है उसमें सीधे तौर पर नीतीश कुमार सेंधमारी करते हुए दिखेंगे। और वो ऐसे शख्स है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भी उन पर किसी भी तरह का आप ये कहिए कि धर्मनिरपेक्षता के साथ समझौता करने का कोई आरोप नहीं है। आपको क्या लगता है कि अगर नीतीश कुमार आते हैं, क्योंकि अभी तो उनको मन बनाना है, जैसा कि हमें इंडिकेशन संकेत मिल रहे हैं कि अभी नीतीश कुमार ने तय नहीं किया है, लेकिन हाँ कांग्रेस चाहती है, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार आए क्योंकि उसका एक बड़ा बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ वोट। अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं, जैसा कि खबरें आ रही हैं, और दिवाली के बाद आ जाते हैं, तब तक दिसंबर में 5 राज्यों के चुनाव भी हैं और 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी बहुत मुश्किल जमीन पे खड़ी है। अगर ये सारा घटनाक्रम हम देखते हैं और ये सारा घटनाक्रम अगर इंडिया अलायंस के कहीं ना कहीं फेवर में अगर जाता है, तो आपको लगता है कि दिसंबर के बाद मायावती एक मन बना सकती हैं कि भाई अकेले लड़ना है या हमको भी इंडिया अलायंस की तरफ जाना है? बसपा में मायावती के इर्द गिर्द जो लोग आपके टच में हैं प्रोफेसर साहब, उनसे जो आपकी बातचीत होती है, किस तरह के संकेत, मतलब मायावती क्या सोच रही होंगी या क्या सोच रही हैं? दीपक जी, मायावती दो लोगों की बात को बहुत संजीदगी से सुनती है। एक तो उसमें सोनिया गांधी है और दूसरे नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार के साथ उनकी जो नजदीकी है वो दरअसल कांशीराम साहब के साथ की है। नीतीश कुमार ने एक बार बिहार में कहा था कि मैंने राजनीति लगभग छोड़ दी थी, लेकिन कांशीराम साहब ने हमको आगे बढ़ाया। तो वो नीतीश कुमार हैं। और अगर वो मायावती जी के साथ, मैं समझता हूं कि संपर्क में होंगे ही, वो जब पहल करेंगे तो जाहिर तौर पर मायावती जी इंडिया अलायंस के साथ आएंगी, क्योंकि नीतीश कुमार वो है जो 2005 से बिहार में एक छत्र शासन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के शीर्ष से उन्होंने च्युत किया हुआ है, दूर किया हुआ है अभी तक। नीतीश कुमार अगर मायावती आती हैं तो क्या आपको लगता है कि इससे बहुजन समाज पार्टी को बेनिफिट होगा, जो दलित वोटर है उसको बेनिफिट होगा, या मायावती को अल्टीमेटली अमित शाह रोक देंगे, कहीं ना कहीं डरा देंगे कि भाई सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, दुनिया भर की चीजें हैं, और जो हमेशा से वो करते आ रहे हैं 2014 से? क्या मायावती को दिसंबर के बाद डराया जा सकता है, या मायावती अपने मन से अपनी राजनीति, अपनी मंजिल तय करेगी? मायावती को कोई नहीं डरा सकता। मायावती खुद से डरती है। हाँ, वो उनके जो खुद से, केवल मैं नहीं समझता कि वो महिला डर सकती है। वो उनकी कुछ और दीगर दिक्कतें हो सकती है, लेकिन मायावती व्यक्तिगत तौर पर मुझे नहीं लगता है। और दिसंबर के बाद तो सवाल ही नहीं उठता है दीपक जी, फिर तो भाई का भी डर नहीं रहेगा। उनको जो डर होगा भाई और भतीजे का होगा, खुद का तो कतई नहीं। वो आयरन लेडी है, वो बहुजन राजनीति की। और वो मायावती दिसंबर के बाद, जो मुझे अभी तक लगता है कि वो इंडिया अलायंस के साथ होंगी, क्योंकि वो जानती हैं
अकेले चुनाव लड़ेंगी तो उनका कोई वजूद बचेगा नहीं, क्योंकि दलित या हो, मुस्लिम हो, अति पिछड़ा हो, वो सीधे तौर पर बीजेपी को हराने के लिए इस बार वोट करना चाहता है, क्योंकि जो हुआ है इन 10 सालों में वो उसको कतई नहीं छोड़ना चाहता है। मायावती को खुद भी इंडिया अलायंस के साथ आने में लाभ होगा, अगर वो नहीं आती हैं तो फिर उनकी राजनीति पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे, उनके अस्तित्व पर। ये आपको क्या लगता है, अगर वो नहीं आई तो अमित शाह और मोदी, उनका जो दलित वोट है, खासकर जाटव वोट है, उस पर अमित शाह की निगाह है? और क्या ये वोट वो खींच के ले जा सकते हैं? लाभार्थी योजना है, पैसा है, और भी बहुत दुनिया की चीजें हैं, प्रलोभन वगैरह। क्या आपको लगता है कि मायावती अगर नहीं आती इंडिया अलायंस, न्यूट्रल रहती हैं, बीजेपी के साथ नहीं जाती, कोई अलायंस नहीं करती, तो उनका वोट लूटा जा सकता है, उनके वोट में सेंध लगाई जा सकती है? जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास ईडी है, सीबीआई, क्या ऐसा आदमी मायावती के वोट में सेंध लगा सकता है? दीपक जी, दलितों में खास करके सबसे ज्यादा सचेत और चेतना संपन्न अगर कोई मतदाता है तो वो जाटव है, जिसे न तो भ्रमित किया जा सकता है, न खरीदा जा सकता है, न डराया जा सकता है। ये मायावती से बहुत इमोशनली अटैच्ड है, अंबेडकर के नाम पर, कांशीराम साहब के नाम पर बेहद चेतना संपन्न है। हाँ, वो स्ट्रेटजी के साथ वोट करता है और मायावती जिस तरफ इशारा कर देंगी वो उधर जाएगा। अगर मान लीजिए जिस तरह से आपने कांटा खींचा है, अगर नीतीश यहां से उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं, फिर राहुल गांधी भी लड़ जाते हैं, या प्रियंका आ जाती हैं, अखिलेश यादव लड़ेंगे ही चुनाव, जयंत चौधरी, ये सारी पार्टियां एक होती हैं और मायावती लास्ट मोमेंट पे आती है, जब आचार संहिता वगैरह लग जाती है, थोड़ी सी उनको इम्यूनिटी मिल जाती है, तब आपको लगता है कि मायावती के आने के बाद उत्तर प्रदेश के जो समीकरण है वोट के, बहुत तेजी से बदलेंगे, और ये जो समीकरण है भारी पड़ जाएंगे मोदी पर, शाह पर, बहुत बड़ी चुनौती लेके आएंगे ये समीकरण? निश्चित तौर पर दीपक जी, क्योंकि बीजेपी के पास फिर बचता क्या है? उसके पास एक सवर्ण मतदाता जो खुद भी परेशान है। ऐसा नहीं है कि सवर्ण मतदाता बीजेपी को बहुत पसंद कर रहा है, जो हिंदुत्ववाद से थोड़ा सा लैस है वही उधर है, जो प्रोग्रेसिव है, जो रोजगार की बात कर रहे हैं, जिनकी चिंता अपने बच्चों की नौकरी की है, वो भी तो देख रहा है ना। और ये भी देख रहा है कि एक ऐसी सरकार हो जिसमें रोजगार भी मिले और जिसमें दहशत ना हो, जिसमें इस तरह की कोई हिंसा ना हो। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार, मायावती के हाथी पे सब सवार हो जाते हैं, तो मोदी जी जो पिछली बार 64 सीट ले गए थे, एनडीए को मिली थी, 14 में मोदी जी 73 सीट ले गए थे 80 में से, तो क्या इस बार होलसेल में थोक के भाव बोरा भर के सीट नहीं ले जा पाएंगे उत्तर प्रदेश से मोदी और शाह? जैसे बोरा उठा के लेके जाते हैं सीटों का, पूरा भरा हुआ बोरा, 60 सीट 70 सीट थोक के भाव यूपी से, क्या इस बार फिर नहीं होगा अगर ये हाथी बीच में आ गया? बीजेपी तो इस समय मिशन 80 पर काम कर रही है, लेकिन अगर हाथी आ गया और नीतीश कुमार उधर से आ गए, खड़गे साहब है ही, अखिलेश यादव है ही, उसके बाद वो 64 तो अनुप्रिया पटेल को मिला करके बीजेपी की 62 सीटें हैं। और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि उसके बाद बीजेपी 26 पर आकर के सिमट जाएगी, कोई उसको नहीं रोक सकता है। चलिए, मैं यही मनाऊंगा कि आपकी बात दिल्ली दरबार तक ना पहुंचे, वरना सुन के जो फिगर आपने बताया 26 डस्ट खा के लोग गिर जाएंगे। 26 सीटें आप दे रहे हैं बीजेपी को। आप आए प्रोफेसर साहब, और मुझे लगता है कि आप कम बेखौफ नहीं है, टाइगर की याद आप भी दिलाते हैं, और जिस तरह से आपने चीजें आप बहुत स्पष्ट रूप से रखी, जातीय समीकरण क्या गुल के आएंगे, और नीतीश कुमार अगर आते हैं तो फिर तेजी से क्या परिवर्तन होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और अगर मायावती आ गई तो फिर ऐसी की तैसी, आप यही कहना चाह रहे थे बीजेपी की। तो बहरहाल आप आए, आप खुलकर बोले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे दोस्तों की तरफ से।